रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, सर्वोच्च शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सामंजस्य में लाती है। इसी खूबसूरत विचार के साथ इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक बेहद जरूरी मुद्दे पर आज हम गहराई से बात करने वाले हैं। मुद्दा है भारत की उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर बनाने का प्रस्ताव, यानी HECI बिल। नमस्कार और हमारी आज की चर्चा में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में उच्च शिक्षा आयोग विधेयक 2025 पेश करने की तैयारी में है और ये टॉपिक खासतौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत अहमियत रखता है। हाँ, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारा मिशन है ये जानना कि ये बिल क्या है, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई और इसे लेकर क्या चिंताएं जताई जा रही हैं। तो सबसे पहले ये HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया आखिर है क्या, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका जो मूल विचार है वो है भारत में उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना। सिंगल अथॉरिटी। हाँ, अभी हमारे पास क्या है ना कि कई अलग अलग बॉडीज हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है UGC, फिर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE है और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCTE भी है। तो ये नया बिल इन तीनों बड़ी संस्थाओं के कामों को एक ही छत के नीचे लाने का प्रस्ताव रखता है। अच्छा। इसका मतलब है कि हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और टीचर एजुकेशन, इन सभी के लिए बस एक ही रेगुलेटर होगा। यानी अनेक रेगुलेटर एक सिस्टम की जगह अब एक रेगुलेटर एक सिस्टम की ओर एक कदम। ये विचार आया कहाँ से? ये सीधे तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की सिफारिशों से प्रेरित है। ओके। NEP 2020 ने 5 साल पहले ही इस तरह के एक नियामक प्राधिकरण के गठन का सुझाव दे दिया था। तो NEP 2020 ने HEC के लिए किस तरह के ढांचे की कल्पना की थी? क्या ये सिर्फ इन 3 निकायों का एक मर्जर है या कुछ और भी है? नहीं, ये सिर्फ विलय से कहीं ज्यादा है। NEP ने HECI के तहत 4 आप कह सकती हैं स्वतंत्र वर्टिकल्स का प्रस्ताव रखा था। 4 वर्टिकल्स? हाँ, 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरह। पहला है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल यानी NHERC। NHERC। जी, ये रेगुलेटरी बॉडी होगी, मतलब मेडिकल और कानूनी शिक्षा को छोड़कर सभी क्षेत्रों को यही रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो ये नियम बनाएगा। दूसरा है नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल NAC। ये संस्थानों को मान्यता देने वाली संस्था होगी, मतलब क्वालिटी चेक। तीसरा जनरल एजुकेशन काउंसिल यानी GEC। इसका काम होगा सीखने के परिणामों का ढांचा तैयार करना, मतलब क्या पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। और चौथा जाहिर है फंडिंग से जुड़ा होगा। बिल्कुल, चौथा है हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल HEGC। ये फंडिंग यानी वित्त पोषण का काम देखेगा। एक मिनट, यहीं पर एक दिलचस्प बात है। हमारे स्रोत बताते हैं कि अधिकारियों के अनुसार फंडिंग से जुड़े फैसले सरकार के पास ही रहने की संभावना। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अगर HEGC फंडिंग के लिए है तो फिर सरकार क्यों रखेगी ये अधिकार? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। इसका मतलब ये है कि रेगुलेशन और फंडिंग के काम को अलग किया जा रहा है। अच्छा। मतलब HECI नियम बनाएगा, मानक तय करेगा, लेकिन संस्थानों को ग्रांट या फंड देने का अधिकार सीधे तौर पर सरकार या कहिए कि मंत्रालय के पास रहेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आगे भी चिंताएं जताई गई हैं। समझ गया। तो इस पूरी कवायद का घोषित लक्ष्य क्या है? सरकार क्यों एक सिंगल रेगुलेटर चाहती है? लक्ष्य है रेड टेप यानी लाल फीताशाही को कम करना और उच्च शिक्षा संस्थानों को ज्यादा स्वतंत्र बनाना, उन्हें स्वशासित बनाने में मदद करना। NEP 2020 ने मौजूदा व्यवस्था को बहुत भारी भरकम और अधिकारहीन करने वाली बताया था। मतलब कुछ बॉडीज के पास बहुत ज्यादा पावर थी, हितों का टकराव था, जवाबदेही की कमी थी। लेकिन ऐसी कोशिश तो 2018 में भी हुई थी, जो सफल नहीं हो पाई। तो उस बिल और इस नए बिल में क्या अंतर हो सकता है? बिल्कुल, 2018 का जो बिल था वो सिर्फ UGC को बदलने पर केंद्रित था। सिर्फ UGC? हाँ, उसमें AICTE और NCTA को शामिल करने की बात नहीं थी और उस बिल में भी HECI को फंड देने का अधिकार नहीं दिया गया था। ये काम तब के MHRD मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दिया गया था। उस समय भी इस पर काफी आलोचना हुई थी। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। चिंताएं क्या हैं? 2018 के बिल का इतना विरोध क्यों हुआ था?
कई बड़ी चिंताएं थीं जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। पहली और सबसे बड़ी चिंता थी शक्तियों का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जी, और ओवर रेगुलेशन। आलोचकों का तर्क था कि इससे राज्यों के अधिकारों का हनन हो सकता है। इस पे तो शायद एक संसदीय समिति ने भी टिप्पणी की थी। हाँ, इसी साल फरवरी में दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली एक संसदीय स्थायी समिति ने कहा था कि 2018 का बिल राज्य विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नियमों के बीच फंसा सकता है। मतलब डबल रेगुलेशन का खतरा। बिल्कुल। समिति ने ये भी कहा कि HECI के ड्राफ्ट में केंद्र सरकार का भारी प्रतिनिधित्व था और राज्यों का प्रतिनिधित्व लगभग न के बराबर था। और दूसरी चिंता क्या थी? दूसरी चिंता थी आयोग के संरचना में प्रतिनिधित्व को लेकर। हमारे स्रोत में CPIM के तत्कालीन महासचिव सीताराम येचुरी के एक पत्र का भी जिक्र है। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा था। हाँ, उन्होंने पत्र में कहा था कि आयोग की संरचना में वंचित वर्गों जैसे कि महिला, दलित, आदिवासी, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक या विकलांग व्यक्तियों का सांकेतिक प्रतिनिधित्व भी नहीं था। ये तो बहुत गंभीर बात है। जी, जबकि उद्योग और वाणिज्यिक क्षेत्र को एक हितधारक के रूप में शामिल किया गया था। मतलब इंडस्ट्री का प्रतिनिधि था लेकिन समाज के कई बड़े वर्गों का नहीं। सही। और तीसरी चिंता फंडिंग को लेकर थी, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया। हाँ, वही सबसे बड़ा पेंच है। UGC की जो वित्तीय शक्तियां थीं, उन्हें मंत्रालय को देने पर गंभीर चिंता जताई गई थी। डर क्या था? डर ये था कि इससे संस्थानों की वित्तीय स्वायत्तता, मतलब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, वो प्रभावित हो सकती है और फंडिंग राजनीतिक विचारों से प्रभावित हो सकती है। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। एक तरफ HEC बिल का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सुधार लाना, कई नियामकों की जटिलता को खत्म करना और संस्थानों को स्वायत्तता देना है। ये NEP 2020 के विजन का एक अहम हिस्सा भी है। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही शक्तियों के केंद्रीकरण, राज्यों के अधिकारों, आयोग में विभिन्न सामाजिक समूहों के प्रतिनिधित्व की कमी और फंडिंग की शक्तियों को सरकार के पास रखने जैसे गंभीर सवाल भी जुड़े हुए हैं। और UPSC की तैयारी करने वालों के लिए यह विषय GS पेपर 2 में गवर्नेंस और शिक्षा से जुड़े मुद्दों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सही। उन्हें इसके पक्ष और विपक्ष दोनों के तर्कों को गहराई से समझना चाहिए। एक बैलेंस्ड व्यू रखना बहुत जरूरी है। हम आज की चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। क्या एक सिंगल रेगुलेटर वास्तव में स्वायत्तता और गुणवत्ता को बढ़ावा देगा, या ये नियंत्रण का एक नया और शायद अधिक शक्तिशाली केंद्र बन जाएगा? इस पर सोचना जरूरी है। अगर आज की चर्चा जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस विषय पर कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहराई के साथ।